नमस्कार विद्यार्थियों। कांग्रेस में उदारवाद पर 5वां व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका जन्म 1866 की 9 मई को महाराष्ट्र के रतनगिरी जिले के कोतलुक गांव में हुआ। जीवन परिचय में हमने यह किया कि उन्होंने अपने जो उनका स्टार्टिंग एज है, उनका जो कॉलेज का टाइम है, उस समय उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी, एडमंड बर्क की पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वो पुस्तक उनको कंठस्थ याद थी, इतनी पसंद आई। एडमंड बर्क अपने समय के विख्यात वक्ता थे तथा भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। अतः गोखले उनसे प्रभावित हुए। एडमंड बर्क रूढ़िवाद भी थे, इसका प्रभाव भी गोखले पर पड़ा। गोखले का उदारवादी चिंतन तथा उनके क्रांति विरोधी विचारों का सूत्र बर्क के विचारों से ही संबंधित है। गोखले ने अपना जीवन, अपना कैरियर एक शिक्षक के रूप में प्रारंभ किया और 22 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ कर दिया। वे बॉम्बे विधानसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इससे पूर्व वे महादेव गोविंद रानाडे के प्रभाव में आ चुके थे। अतः रानाडे के निर्देशन में ही उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया। गोखले उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और विद्यार्थियों, आपको ज्ञात रहे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। और रानाडे ने जो उनको मार्ग बताया, शांति का मार्ग, गोखले उस पर आजन्म चलते रहे। रानाडे के संरक्षण में गोखले ने संवैधानिक कार्यप्रणाली को सीखा और सार्वजनिक कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से वे जुड़े। रानाडे ने उन्हें शासन के प्रति ज्ञापनों तथा याचिकाओं का कार्यभार सौंपा, जिसमें सार्वजनिक हितों को प्राप्त करने की मांगे हुआ करती थी। व्यक्तिगत कुछ नहीं होता था इनका, जनता के लिए, देश के लिए प्रार्थना पत्र ये अंग्रेजों को देते थे, उनसे भेंट करते थे। इस कठोर कार्य ने गोखले को भावी विधायी कार्यों की दक्षता से निभाने का एक, यूं कहें कि, प्रशिक्षण दिया। एक ट्रेनिंग उनको इन कार्यों से मिली जो महादेव गोविंद रानाडे ने उनको सौंपा। तो वो जो ड्राफ्टिंग करते थे, तो उस ड्राफ्टिंग में उनको सारा अंग्रेजों का नियम भी पढ़ना पड़ता था, संविधान पढ़ना होता था, जो भी उस समय उपलब्ध था। तो उसमें वो ट्रेंड हो रहे थे। वे पूना की सार्वजनिक सभा के सचिव बने। फर्ग्यूसन कॉलेज के विस्तार एवं विकास के लिए उन्होंने धन एकत्रित किया। इस कार्य के लिए उन्हें महाराष्ट्र का दौरा करना पड़ा। इससे वे महाराष्ट्र के लोगों के संपर्क में आए। इसी कॉलेज के माध्यम से वे तिलक के संपर्क में भी आए। लोकमान्य तिलक को वे
अत्यधिक श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। परंतु मजे की बात यह है कि उनके विचारों से वे सहमत नहीं थे। और मैं पुनः कह रहा हूं कि मजे की बात यह है कि असहमत होते हुए भी उनको अत्यधिक श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। वे आगरकर के प्रभाव में भी थे। आगरकर के विचार भी तिलक विरोधी थे, तिलक से सहमति नहीं। इसीलिए 1896 में जब तिलक ने पूना की सार्वजनिक सभा पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया तो गोखले ने उससे त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने महादेव गोविंद रानाडे के मार्गदर्शन में डेक्कन सभा की स्थापना की। अब बात करते हैं गोखले की इंग्लैंड यात्राओं की और अंग्रेजों से उनका जो संपर्क। कांग्रेस की सदस्यता वे 1889 में स्वीकार कर चुके थे, उसके सदस्य वो बन चुके थे और अल्प अवस्था में उन्हें कांग्रेस का मंत्री बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। कालांतर में कई वर्षों तक उन्होंने कांग्रेस की बंबई शाखा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 1897 में वे भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय व्यय पर गठित बेल्बी कमीशन के सामने गवाही देने इंग्लैंड भी गए 1897 में। कुछ समय पश्चात ब्रिटिश जनमत को भारतीय दृष्टिकोण समझाने की दृष्टि से उन्हें 1905 से 1914 के अंतराल में इंग्लैंड की 7 यात्राएं करनी पड़ी। वे मिशन में काफी सफल भी रहे। अपने भाषणों में गोखले ने भारत की गिरती हुई आर्थिक अवस्था के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए अत्यधिक धन के अपव्यय को उत्तरदायी ठहराया। उन्हें अर्थशास्त्र का गहन ज्ञान था। इंग्लैंड की यात्रा के समय वे मोरले से भी मिले और मोरले के विचारों से प्रभावित भी हुए। इसी समय उन्हें सूचना मिली कि पूना भयंकर अकाल की चपेट में आ गया और ब्रिटिश सरकार की अपर्याप्त सहायता के कारण वहां की जनता बहुत परेशान हो रही है, जनता उद्वेलित हो उठी। इससे गोखले बड़े चिंतित हुए। इसके कुछ समय उपरांत ही उन्हें खबर लगी कि पूना में 2 अंग्रेज अधिकारी मौत के घाट उतार दिए गए और उसके प्रतिकार में गोरे सिपाही भारतीय महिलाओं का सील भंग करने में भी नहीं हिचक रहे थे। वहां उनको ये खबरें प्राप्त हुई, परंतु जब वो भारत पहुंचे तो ये खबरें निराधार सिद्ध हुई। इस पर उन्होंने बंबई के गवर्नर से लिखित में क्षमा याचना की। इस पर उनके विरोधियों ने उन्हें भीरू व राष्ट्र विरोधी तक बता दिया, किंतु गोखले ने क्षमा याचना करके अपनी स्पष्टवादिता, सत्यनिष्ठा और जो उनका उदारवाद था उसका अद्भुत परिचय दिया। इतिहासकार के.एम. पन्नीकर ने गोखले को भारत का प्रथम कूटनीतिज्ञ बताया है।
1902 में वे गवर्नर जनरल की विधायी परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। वे वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी मनोनीत हुए। इस पर भी माफ करना, इस पद पर वे अपनी अलौकिक प्रतिभा से ब्रिटिश सरकार व भारतवासियों पर अपनी अमिट छाप छोड़ते गए रहे। अर्थशास्त्र के ज्ञाता होने के कारण उनका बजट भाषण बड़ा प्रभावशाली होता था। इस पद पर रहते ही उन्होंने निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने, नमक कर को समाप्त करने और राजकीय सेवा में भारतीयों को अधिक संख्या में नियुक्त किए जाने पर बहुत बल दिया। हालांकि गोखले ने कर्जन के प्रतिक्रियावादी सुधारों का घोर विरोध किया था, तथापि लॉर्ड कर्जन गोखले की विधायी प्रतिभा की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका और उन्हें CIE की पदवी से अलंकृत किया। उनके संदर्भ में कर्जन ने कहा था, यद्यपि मुझे अपनी विधान परिषद में गोखले के हाथों भारी आघात सहन करने पड़े थे, फिर भी मुझे किसी भी राष्ट्रीयता का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसकी संसदीय प्रतिभा उनसे अधिक हो। विद्यार्थियों, ये विचार खूंखार अधिकारी, भारतीयों के विरोधी, भारतीयों में फूट डालने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के थे गोपाल कृष्ण गोखले के प्रति। गोखले की सफलता का रहस्य उनकी भाषण शैली, तथ्यों का चयन, जो वो डेटा कलेक्शन जो उनका था, और वो जिस प्रकार के तथ्यों का चयन करते थे, उनकी व्याख्या जो करते थे, उनकी मृदुभाषिता, उनकी विचारों की सौम्यता, ये सब गोखले के बड़े टूल थे, ये उनकी सफलता के बड़े औजार थे। 1905 में गोखले ने बनारस में कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता के उत्तरदायित्व के निर्वाह करने में जिस प्रतिभा का परिचय दिया, उस प्रतिभा की प्रशंसा प्राय सभी कांग्रेसियों ने की। अध्यक्ष पद से उन्होंने 9 तत्कालीन मांगे प्रस्तावित की थी और ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि उसके द्वारा इन मांगों के शीघ्रता से पूर्ति के लिए प्रयत्न किए जाए। उनके जीवन में यदि किसी बात का उन्हें आघात पहुंचा तो वह कांग्रेस में सूरत की फूट थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई। सूरत के अंदर जब उनका अधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस नरम दल और उग्र दल के मध्य विभाजित हो गई। उन्होंने अपने जीते जी श्रीमती एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस को संगठित करने के भरसक प्रयास किए, परंतु दुर्भाग्य से अकाल मृत्यु के कारण वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। रचनात्मक कार्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1905 की 12 जून को उन्होंने
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी के अंतर्गत उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देने वाले देशभक्तों को संगठित करने का प्रयत्न किया। गोखले इस संस्था के माध्यम से ही अपने विचारों को मूर्त रूप दे सके। इस संगठन के उद्देश्य से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की प्राप्ति, भारत ब्रिटेन संबंधों की अनिवार्यता तथा भारत में ब्रिटिश शासन की विधाता के वरदान के रूप में स्वीकृति आदि बातें थी। वे भारत के सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन में ऐसे कार्यकर्ताओं को दक्ष करना चाहते थे जो धर्मनिष्ठ होकर जन सेवा का कार्य कर सके। गोखले ने इसीलिए सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त करने वालों के लिए कठोर अनुशासनात्मक प्रतिज्ञा के अनुरूप जीवन जीने का नियम निर्धारित किया। 1908 में जब ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र ने उग्रवादियों की लोकप्रियता को क्षीण कर दिया, तो गोखले ने उदारवादियों के एकाधिपत्य को पुनः स्थापित किया। उन गोखले के प्रयत्नों से ही लॉर्ड मॉर्ले द्वारा सुधारों को क्रियान्वित करने का कार्य शीघ्रता से प्रारंभ हुआ, किंतु मॉर्ले मिंटो के सुधार गोखले के विचारों के अनुकूल नहीं थे। 1912 में इंग्लैंड से लौटते हुए गोखले दक्षिण अफ्रीका भी गए और वहां गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार से उन्होंने मंत्रणा भी की थी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार द्वारा भारतीय मजदूरों के प्रति अपनाए गए भेदभावपूर्ण एवं बर्बर व्यवहार की समय समय पर भारतीय विधायी परिषद के समक्ष कटु आलोचना भी की। उनके प्रयासों के कारण दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों पर लगाए गए पंजीयन नियम एवं विशेष कर को सरकार ने समाप्त करने का आश्वासन भी दिया। 1913 में इंग्लैंड वे इज़लिंगटन कमीशन की बैठक में भाग लेने गए थे, परंतु वहां उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वे बीच में ही लौट आए। पूना में अपने अंतिम दिन व्यतीत किया आपने। बंबई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने उन्हें भारत में भावी सुधारों की रूपरेखा तथा भारतीयों को तुष्ट करने वाली न्यूनतम सुधारों की योजना का सुझाव देने को बंबई आमंत्रित किया, परंतु विद्यार्थियों अस्वस्थ होने के कारण वे बंबई नहीं जा सके। उनके आग्रह पर फिरोज शाह मेहता तथा आगा खां पूना पहुंचे। वहां गोखले ने अपना अंतिम राजनीतिक वक्तव्य दिया, जिसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहकर पुकारा जाता है। इसमें गोखले ने प्रांतों की स्वायत्तता पर पूरा जोर दिया था। उनका
यही वसीयतनामा आगे चलकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की भूमिका बना, उसका आधार बना। इन सुधारों का प्रारूप तैयार करने के 2 दिन उपरांत ही 19 फरवरी 1915 को इस महान व्यक्ति का देहांत हो गया। उनको, उनकी आत्मा को सत सत नमन। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।